हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में अपने सिस्टम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक करने जा रहे हैं एंड दैट इज योर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ओके, जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है अंडर जीएसटी सिस्टम, हम उसकी बात करेंगे एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कई कॉल्स आती हैं, मेल्स आती हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर, बिजनेस आइटम्स को लेकर के। अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ढंग से देख लें, प्रॉब्लम खत्म। भाई, अगर कोई बंदा क्लाइंट मेरे पास आता है, कहता है सर जी रजिस्ट्रेशन कराना है, देन वी हैव टू गिव देम अ राइट कंसल्टेंसी, करेक्ट कंसल्टेंसी। पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसका रजिस्ट्रेशन होना भी है या नहीं होना है। होना है तो क्या वो कंप्लायंस प्रोसीजर को फॉलो करता है, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है जो इसमें दिए हुए हैं। और देखें ना, ये जो फर्स्ट पेज मैंने दे रखा है आपको, इसमें पूरा सेक्शन और रूल्स का रेफरेंस दे रखा है। ऊपर सेक्शन होंगे, सेक्शन 22 टू 30, एंड रूल्स दिए हैं रजिस्ट्रेशन रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 18। तो 18 रूल और सेक्शन 22 टू 30, यानी 9 सेक्शंस बने हुए हैं। अगर आप देखें तो एक बार हम इसको गो थ्रू कर देते हैं, एक बार बता देते हैं। जो सेक्शन 22 है वो बताता है पर्सन हु आर लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22। सेक्शन 23 कहता है पर्सन हु आर नॉट लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 बताता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। भाई सीधी सी बात है, ये 3 चीजें याद रखनी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। 22 कहता है इनको रजिस्ट्रेशन कराना है, ये एलिजिबिलिटी है। सेक्शन 23 कहता है दीज आर द पर्सन हु आर नेवर मीन्स हु आर ऑफ नो यूज टू गेट द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 कहता है कि भैया आप कोई भी हो, अगर इन कैटेगरीज में आओगे, गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। मतलब सेक्शन 22 और 24 में आने वालों को तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, बिना कुछ सोचे समझे। 22 में लिमिट्स दी हुई हैं, 24 में 1 रुपए की भी आपका सेल टर्नओवर या सप्लाई रिवर्स चार्ज बेसिस कुछ भी होगा, अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे, इनमें से आप कोई भी पर्सन हैं, देन यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। 24 में कोई लिमिट नहीं है वहां पर 20 लाख एंड 10 लाख की। अब समझ में आया? 23 कहता है भैया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है इन लोगों को। 25 कहता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, सेक्शन 25 कहेगा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। 22 कहता है पर्सन हु आर लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन। 24 कहता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड 24 कहता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड 25 कहता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। जी, 26 कहता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम्ड रजिस्ट्रेशन 2 लाइन की बात है, वो जब आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, 26। अब 25 जब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद मान लेंगे इन लोगों का डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो गया। इज इट क्लियर? जी। 27 कहता है नॉन रेजिडेंट एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में कि इनके रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए, यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए, स्पेशल प्रोविजन। वर्ड भी लिखा है आपका, देखिए सेक्शन 27 में स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में स्पेशल प्रोविजन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड दे रखे हैं। 28 कहता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 29 कहता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड 30 कहता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। दैट्स इट, इतने ही सेक्शंस हैं। यानी अगर मैं बोलूं आपके सामने तो सेक्शन 22 कहता है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 कहता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन।
यानी इन लोगों को तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। सर आपने बीच में 23 छोड़ दिया, वो इसलिए छोड़ा जब मैं अभी आपको थोड़ी देर में थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बार बार ये सेक्शंस कवर किए जाएंगे 22, 24, तो आप कंफ्यूज्ड होने के बजाय इसको ऐसे देखेंगे तो ज़्यादा ईजी है। 23 कहता है नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। Is it clear? These are the person, these are the category of persons who are not required to get the registration. 25 कहता है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, या आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन दिया जाना। सेक्शन 25 में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। सेक्शन 26 रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बाद डीम्ड रजिस्ट्रेशन की बात करता है जी। सेक्शन 27 कहता है स्पेशल प्रोविजन हम बनाते हैं फॉर नॉन रेजिडेंट एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में जी। सेक्शन 28 कहता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ चेंजेस लाने हैं। 29 कहता है कैंसुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और 30 कहता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अच्छा जी, तो ये हमारे सेक्शंस हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करनी है। एक एक सेक्शन को पिक करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 4 सेशंस में कवर होगा। थ्योरी मैं फॉर्मेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं केवल थ्योरी की बात कर रहा हूं, विच विल कवर ऑल द सेक्शंस एज वेल ऑल द रूल्स। तो हमको सेक्शंस के साथ साथ रूल्स भी पढ़ने हैं। हाउ टू, व्हाट टू डू, ये तो हमें एक्शन यानी कि सेक्शन बताता है एक्ट के बारे में क्या करना है, व्हाट टू डू, एंड हाउ टू डू गाइडलाइन काम करने की हमें रूल्स बताता है। फिलहाल हम फिर से आते हैं सेक्शन 22 पर, जो बताता है पर्सन लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन। ये आप लोगों को मालूम है नॉर्मली, सर 20 लाख की लिमिट तय की गई है। अब आते हैं 20 लाख की लिमिट। every person shall be liable to get the registration under this act। मैंने यहां थोड़ा गलत बोल दिया। जब मैं बोलता हूं अंडर दिस एक्ट तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है जरा आप देखें। Section 22, every supplier shall be liable to get the registration under this act in the state। वो बात नहीं है, अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट, यानी इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा, या यूनियन टेरिटरी स्टेट में। जी हाँ, एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में आपकी जिम्मेदारी बनेगी रजिस्ट्रेशन की, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने स्टेट में, इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फर्क है ना जी, क्योंकि हम स्टडी तो कर रहे हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस की, बट फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ CGST यू हैव टू गेट रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ अंडर योर स्टेट, इन योर स्टेट। इज इट क्लियर? अब इसकी थोड़ी और क्लैरिफिकेशन आगे की गई है। फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। अंडरलाइन कर लेंगे, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स वालों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत तो नहीं है। अब अगर मैं बोलूं ऊपर एवरी पर्सन या एवरी सप्लायर दिया है, तो एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरीज from where they are just making the supplies of taxable goods or services or both। अब क्लियर है जी सर? 100% क्लियर है। इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर, अंडरलाइन जरूर कर लेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद हम इसकी भी स्टडी करने जा रहे हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 है शायद, यस। मैं क्लॉज नहीं बोलता, मैं सेक्शन 2 सबसेक्शन बोल रहा हूं, जबकि यहां पर होना चाहिए सेक्शन 2 क्लॉज 6। मैं यहां पर इसको बोल रहा हूं सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, गलती माफ करेंगे और मैं जानबूझकर कर रहा हूं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एग्रीगेट टर्नओवर को आगे मैंने डिफाइन यहीं पर करवा दिया है, क्योंकि यहां पर रेलिवेंस है उसका।
if his aggregate turnover exceeds ₹20 lakhs, जी हाँ जी, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही कराना पड़ेगा। मैं फिर से बोलूं, इफ any supplier shall be liable to get the registration under this act यानी CGST, Central Goods and Services Tax, in the state or union territories, whatever the case is, मैंने आगे वाला एक ब्रैकेट नहीं पढ़ा, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, फ्रॉम वेयर ही मेक्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ if his aggregate turnover exceeds ₹20 lakhs in a financial year, यानी पूरे साल का टर्नओवर अगर 20 लाख से अधिक है तब तो आपको मजबूरी है रजिस्ट्रेशन कराने की, चाहे वो गुड्स की सप्लाईज हो चाहे वो सर्विसेज की सप्लाई हो। 20 लाख रुपए का सिस्टम है। सर इसमें एक वर्ड आया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कहा गया कि 20 लाख को आप रिप्लेस कर देंगे 10 लाख से। अब मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इफ ही और द पर्सन और सप्लायर फॉल्स अंडर द special category states from where he makes a taxable supply of goods or services or both if his aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakhs rupees. Is it clear? तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की कंडीशन में 20 लाख को हम रिप्लेस करके 10 लाख की कंडीशन डालेंगे। अच्छा, provided that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the special category states, जो मैंने अभी ऊपर चेंज करके बताया ना, यहां पर वही लिखा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में। ऊपर लिखा था अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और यहां पर लिखा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds ₹10 lakhs rupees. Is it clear? तो हमें सर दो चीजें बताइए आप, पहली चीज तो एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बताइए और दूसरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में बताइए। मैंने वहीं पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दे दिए हैं। वो कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है? 11। वो कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है? 11। नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्मली कवर्ड है, उत्तराखंड भी शामिल है इसमें, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इतने स्टेट शामिल हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये 11 स्टेट शामिल किए गए हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, जिनमें कहा गया है कि आपकी सेल यानी टर्नओवर, चाहे सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस गुड्स हो, अगर टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है इन फाइनेंशियल ईयर और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के कंडीशन में 10 लाख से अधिक है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा। जी, समझ में आया? पक्का। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए शुरू के दो प्रोविजंस में। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, वैसे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया होगा, इतनी ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बार बार चीज़ को रिवाइज करने की जरूरत नको। आप चाहे तो पीछे जा सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट, इंपॉर्टेंट वर्ड था, और यूनियन टेरिटरीज अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट यानी 20 लाख, फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹20 lakhs, provided that if it falls under the special category assets then the turnover must be in aggregate टर्नओवर मस्ट बी इन एक्सेस ऑफ ₹10 lakhs। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मैंने बता दिया आपको। शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर। एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली, अच्छा सर एग्रीगेट टर्नओवर आपने नहीं बताया, तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे मैंने दे रखी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन मैंने दे रखी है। एग्रीगेट टर्नओवर में सारी चीजें शामिल होंगी एक को छोड़कर,
एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब सारी चीजें शामिल करो, एक उस स्टेट की दूसरे स्टेट में जो सप्लाई आपने किया है, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट सारी सप्लाईज को शामिल करो। एक बिजनेस वर्टिकल, सारे बिजनेस वर्टिकल सबको शामिल कर लो। टैक्सेबल सर्विसेज हो, टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स हो या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो, सबको शामिल करो, केवल एक को छोड़कर। जी, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, exempt supplies, export of goods or services or both, and interstate supplies of person having the same permanent account number and but does not include, excluding the value of inward supply on which reverse charge basis section 9 subsection 5 की बोल रहा है बात, except section 9 subsection 3 and 5, एक्सेप्ट सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5। जब हम सेक्शन 3 और 5 देखते हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात होती है, तो फिलहाल हम उसको छोड़ देते हैं। तो एक्सेप्ट रिवर्स चार्ज को छोड़ दो, सारी चीज़ें शामिल होंगी, इंट्रा स्टेट सप्लाईज हों, इंटर स्टेट सप्लाईज हों, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हों, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हों, सारी चीजें शामिल कर लेंगे, सबको जोड़ देंगे। इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी जोड़ लो। यानी हम अपनी ही किसी ब्रांच या यूनिट को ट्रांसफर कर रहे हैं सामान, उसको भी शामिल कर लिया जाएगा सप्लाईज में, हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। जी, इतनी चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सेक्शन 22 इज गोइंग टू बी ओवर। 2 मिनट लगेगा सेक्शन 22 को अब खत्म करने में। एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे, एक बात तो ये समझ में आ गई कि अगर कोई बंदा इन कंडीशन को फुलफिल करेगा, देन दे आर नीडेड टू गेट द रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दैट इज फुल एंड फाइनल। नाउ आई एम जस्ट start to talking about those person who are already registered under the existing law or provisions. Now, due to changes in these law, now these law has been transferred from the VAT to GST, CST to GST, service tax to GST, excise to GST, and so many local taxes. Now all these taxes has been converted into the GST system. Now the existing registered person has no any option to not to get registered under the new law. Means they are compulsorily registered, they should get the registration compulsorily under the GST system. Is it clear? मैं फिर बोलता हूं, अपॉइंटेड डेट के जस्ट पहले अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड है, अब मान लो अपॉइंटेड डेट के 10 दिन पहले, 15-20 दिन पहले किसी ने अपने बिजनेस को कैंसिलेशन करवा दिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पर्सन, बट द पर्सन हु आर द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर. Now they just want to follow the GST provisions. Even the person who are the registered, but they do not follow the GST provision, because अभी तक 10 लाख के provisions वाले कवर हो जाते थे, 20 लाख में हो सकता है वो कवर ना हो. अब तक सेल हमारी 12 लाख थी, अब तो हमारी सेल 20 लाख पर ही टैक्सेबल होगी. मेरी सेल 15 लाख थी, तो हमारा स्टेट लेवल के हिसाब से वैट पर हमको रजिस्ट्रेशन कराना था. लेकिन अब मेरी सेल तो बढ़ करके जीएसटी में 20 लाख होनी चाहिए, लेकिन मेरी सेल तो एक्चुअली 15 लाख है, 12 लाख है. तो क्या मुझे जीएसटी में माइग्रेशन करवाना पड़ेगा? या तो आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कैंसिलेशन तो एग्जैक्ट उसी दिन तक ही होगा. ऐसा तो है नहीं 10 दिन पहले आप बिजनेस बंद करके कैंसिल करवा लेंगे, तो ये बात भी करना गलत हो जाएगा. लेकिन हाँ, अगर उसके पहले किसी ने अपने बिजनेस को बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, कैंसिलेशन करवा दिया, देन दे आर नो नीड टू गो फॉर migration in GST. But if they are the businessman supplier just one day before the date of enforcement of GST law, means 1 जुलाई मान लेते हैं, अगर 1 जुलाई के जस्ट एक दिन पहले 30 जून को कोई बंदा एग्जिस्टिंग लॉ में फॉल करता था, तो उनके लिए कोई उपचार नहीं है इसके सिवाय कि वो जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले माइग्रेशन के थ्रू. जी, एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे का मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन से ये जीएसटी का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, उसको हम नाम देंगे अपॉइंटेड डे. जिस दिन से जीएसटी के प्रोविजन इफेक्टिवली अप्लाई हो जाएंगे, उस दिन को हम लोग कहते हैं अपॉइंटेड डे. तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 1 जुलाई. तो वेयर बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ टैक्सेबल पर्सन, पॉइंट नंबर 3. पहला मैंने बताया
कि जीएसटी का सिस्टम चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, मान लेते हैं 2 साल से चल रहा है, 3 साल से, मैं आज नया बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मेरे लिए वो 20 लाख और 10 लाख की लिमिट है। लेकिन अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग लॉ में कंसिस्ट करता था, मैं रजिस्टर्ड था जस्ट 1 डे बिफोर द डेट ऑफ द अपॉइंटेड डे, then I have to migrate from the existing law to the GST. That is a compulsion without, irrespective of the fact whether what was mine actual turnover or aggregate turnover. Is it clear? Point number 3, where a business carried on by a taxable person. तीसरा, अगर कोई सक्सेशन का केस है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स बिजनेस चला रहा था, जीएसटी के प्रोविजंस अप्लाई हैं ऑल ओवर इंडिया में, सब लोग जीएसटी के सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया कि अगर कोई बंदा जीएसटी के सिस्टम को ऑलरेडी